कहानी है बदलाव भाग 2। बुआ ने 21 बरस के उस नौजवान में अपने 5 साल के कल्लू को बिलबिलाता देख लिया था। वे चीख मारकर दौड़ी। कल्लूवा, अम्मा, और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। उफ, बेमुरव्वत, बेवफा सलमा बुआ एकदम सब कुछ भूल गई। अपनी जिंदगी के 16 बरस उन्होंने एक पल में झटक कर दूर फेंक दिए। उन्होंने तो उस बिखरे उपटन को भी न उठाया, जो चक्की के इर्द गिर्द पड़ा था और जिसको पीसते हुए वे लहक लहक कर गा रही थी। मैं सन बैठी रह गई। अचानक पत्थर की मूरत बन गई। बस टुकुर टुकुर बुआ को देखती रह गई। यह बड़ी खुशी की बात थी कि उनका बेटा उनको लेने आया था। रोता बिलखता कलूवा अब हंसता मुस्कुराता कमाल अहमद बन गया था। उसका बाप मर गया था और अपने पीछे ढेर सी दौलत छोड़ गया था, जिसका कमाल अकेला वारिस था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ बहुत बरस पहले ही उसके बाप को छोड़कर भाग गई थी। बाप की बेड़ी कटी तो वह अपनी माँ का पता लगाते लगाते हमारे यहाँ आ पहुंचा, और 2 घंटे के बाद ही बुआ को लेकर चलता बना। 2 घंटों में बुआ सिर्फ एक बार मेरे पास आई थी, वह भी जाते वक्त। जा रही हूँ बीबी, हमेशा सुखी रहो। मैंने सोचा था कि बुआ बिलख उठेगी, मुझे किसी नन्ही बच्ची की तरह गोद में भर लेंगी, कमाल से लड़ेंगी, कहेंगी, वाह, मैं क्यों जाऊं अपनी बेटी को छोड़कर। मगर नहीं, बुआ की तो बाछें खिल उठी थी। काला कलूटा चेहरा, जो मुझको सलोना नजर आता था, खुशी के मारे और खून की तमतमाहट से और स्याह हो गया था। जा रही हो बुआ? मेरी आवाज थरथरा गई। हाँ बेटी, मेरा कलूवा अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, कह रहा है। मेरी बड़ी बेइज्जती होती है। तुम क्यों दूसरों के दर पर पड़ी हो? ठीक भी है, ऐसे कब तक जिंदगी गुजारती। अच्छा चलती हूँ। यह कहकर उन्होंने मेरा सिर थपका और बगल में दबी हुई अपने कपड़ों की पोटली ठीक करने लगी। फिर वो चली गई। फिर उड़ती पड़ती खबरें मैं सुनती रही कि बुआ कलकत्ता में हैं, बड़े मजे कर रही हैं। कमाल की एक नहीं, कई दुकानें खुल गई हैं, कार भी खरीद ली है और मकान भी बन गया है। आज बरसों बाद मैं सलमा बुआ को फिर देख रही थी। नजर थी कि उन पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। बच्चा मेरी गोद में रोते रोते निढाल हो चुका था, और अब सिसकियां भर रहा था। मैं सोचने लगी कि बुआ कितनी बेवफा और संगदिल निकली। कभी किस चाव से कहा करती थी, इतनी उम्र यहाँ गुजरी, अब जो रह गई है वह भी रानी बिटिया के साथ इसके ससुराल में गुजर जाएगी। बिटिया को पाला है, इसके बच्चे भी पालूंगी, आंखों के तारे बनाकर रखूंगी। लेकिन इस वक्त मैं भी सामने थी और मेरे दोनों बच्चे भी मेरे साथ थे। मेरा छोटा बच्चा प्यास के मारे रो रहा था, और सलमा बुआ ने चंद मिनट पहले ही किस मजे से अपने खूबसूरत थर्मस से पानी पिया था। फिर बड़ी नफासत से रूमाल से मुंह पोंछा। थर्मस बंद करके बराबर में रखी हुई टोकरी के अंदर रखते हुए भी उन्होंने मेरी या मेरे बच्चों की तरफ नहीं देखा। मेरा जी चाह रहा था कि पुकारूं, सलमा बुआ, मगर उनकी ठंडी ठंडी बेरुखी ने मेरे होंठ सी दिए। लो बहन, बच्चे को पानी पिला दो। एक औरत भीड़ को चीरकर बड़ी मुश्किल से मेरे पास पहुंची तो मेरी जान में जान आ गई। बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इतना ही कह पाई। शुक्रिया कैसा बहन जी, बच्चा जान दिए दे रहा था। मैंने नयन के पिता से पानी मंगवाया। कोई साथ में नहीं है क्या? नहीं, मेरे पति मुझे स्टेशन पर मिल जाएंगे, मैं अपने मायके से आ रही हूँ। यह बात मैंने सिर्फ सलमा बुआ को सुनाने के लिए जरा ऊंची आवाज में कही, मगर वे उसी तरह ठस बनी बैठी खिड़की से बाहर देखती रहीं। बच्चे ने जी भर पानी पिया और मेरी ओर देखकर हंसने लगा। इतने में ड्राइवर आ गया और उसने हॉर्न बजाया। खुश होकर बच्चे ने पूछा, अम्मा अब बस चलेगी? हाँ बेटा, अब चलने ही वाली है। आहा, बस चल रही है। उसने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से ताली बजाई। 2-3 आदमी उसकी मासूम खुशी देखकर हंसने लगे। मैंने बड़ी उम्मीद से सलमा बुआ की तरफ देखा कि शायद वे भी देखें। शायद उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट उभरे और शायद वे अपनी बेमुरव्वती अब न निभा सकें। मगर बुआ का चेहरा सपाट था, चिकना स्याह पत्थर, जिस पर हल्की हल्की झुर्रियों का जाल सा बंधा हुआ था। मैंने सोचा, शायद बराबर में बैठा हुआ 8-9 बरस का लड़का उनका पोता होगा। वे उससे बातें कर रही थी। वही आवाज, वही अंदाज, वही होंठों का खास खिंचाव। मेरा नन्हा बाबी ऊँघने लगा था। मैंने उसको गोद में लिटा लिया और उसके नर्म बालों में उंगलियां फेरते हुए बिना इरादा ही गुनगुनाने लगी। चंदन का है पालना, रेशम की डोर, जीवे मेरा राजा बेटा। एकाएक एक अजीब, बहुत अजीब सी बात हुई।
सलमा बुआ के चेहरे पर एक चमक सी आई। उनकी नजरें मेरे चेहरे से होती हुई बाबी पर जम गईं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क उठा। लव कांप रहे थे। मैंने सोचा, अब सलमा बुआ उठी और अब उन्होंने मेरी गोद से बाबी को लेकर कलेजे से लगाया और अपनी उसी मीठी सुरीली आवाज में गुनगुनाने लगी, चंदन का है पालना। वह उठी और बीच की सीट पर मेरी तरफ पीठ किए बैठे आदमी से कहने लगी, ओ बच्चे, तू इधर मेरी सीट पर बैठ जा। मैं उधर बैठ जाऊंगी। वह जरा कसमसाया, मगर सोने की चूड़ियों की चमक और खनक के रोब में आ गया। वह उठकर बुआ की जगह जा बैठा और बुआ अपना भारी जिस्म समेटकर उसकी जगह पर धंस गई। अब मेरी तरफ उनकी पीठ थी। सब कुछ बदल गया था, मगर उनका जूड़ा नहीं बदला था। वही पहाड़ी आलू जैसा उजड़ा, सूखा जूड़ा और उसके गिर्द लाल फीता। मेरे दिल में गुदगुदी सी उठी। मैं सब कुछ भूल गई। मैं तो बस वही शोख और खिलंदरी परवीन बन गई थी, जो दिन में कम से कम 15 बार बुआ का जूड़ा हिलाकर ढीला कर दिया करती थी। तब बुआ मोहब्बत भरी झिड़कियां देकर, अपनी नन्ही सी चोटी खोलकर लाल फीता दांतों में दबाए नए सिरे से जूड़ा बनाने लगती थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उनका नन्हा सा जूड़ा छू लिया तो उनके बदन में बिजली सी दौड़ गई। वे मुड़ी और घूर कर मेरी तरफ देखा। मैं मुस्कराई, फिर हंस पड़ी। बुआ, मैंने आगे कुछ कहना चाहा, लेकिन बड़ी सर्द आवाज में और बड़ी नागवारी से उन्होंने तेज सरगोशी की। मुझे बुआ ना पुकारना, इस तरह तो मेरी बेइज्जती होगी। कहना हो तो आंटी जी कहो। सहसा मेरे होंठों पर आई हंसी एक खिंचाव की सूरत में जमकर रह गई, और विचार आया कि क्या बुआ इतनी बदल गई है। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।